चुके हैं वैद्युत आवेश के बारे में पिछले लेक्चर में, लेकिन हमारे इस लेक्चर में थोड़ा सा पार्ट छूटा हुआ है। एक है वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। तो अगली हेडिंग डालेंगे वैद्युत बल, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। ठीक है बच्चों, तो वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। तो इसमें वैद्युत बल अभी इस बार हमने पढ़ा है और गुरुत्वाकर्षण बल कक्षा 11 में पढ़ा था। तो इसमें वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल एक ही तरह के लगभग करने में एक ही तरह का फार्मूला निकल के आता है, तो इसमें थोड़ा सा तुलना करते हैं। तो क्या होता है वैद्युत बल, पहला पॉइंट लिखेंगे वैद्युत बल आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है, जबकि क्या है गुरुत्वाकर्षण बल में आकर्षण ही होता है। तो इसका मतलब है समझ, गुरुत्वाकर्षण बल में सिर्फ आकर्षण बल कार्य करता है, जबकि वैद्युत बल में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल कार्य करते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, से निष्कर्ष निकलता है कि आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है, जबकि द्रव्यमान जो होता है वो एक ही प्रकार का होता है। इस प्रकार क्या है सकते हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है, जबकि द्रव्यमान एक ही प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल की तुलना में पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे, तो गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में दूसरा पॉइंट लिखेंगे वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच
पर निर्भर नहीं करता। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखा, वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। के इसीलिए आता है माध्यम का, के लिखा जाता है ना, के कांस्टेंट, उसमें एप्सिलॉन नॉट माध्यम का परावैद्युतांक जो लिखते थे वो माध्यम की वजह से ही आया करता है। तो इसमें वैद्युत बल जो है वो दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में दोनों आवेशों के दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, वैद्युत बल तीसरा पॉइंट है वैद्युत बल, तीसरा पॉइंट है वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत अधिक होता है। उदाहरण के लिए लिखेंगे, उदाहरण के लिए दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उनके द्रव्यमानों की वजह से लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना 10⁻36 गुना अधिक होता है। ठीक है। और एक और है, अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच लगाया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमानों के कारण जो उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उससे 10⁻41 गुना अधिक होता है। ठीक है। तो एक उदाहरण लिखवा दिए, एक अगर लिखना हो तो जो बोले हैं उसी से लिख लेना खुद भी, नहीं एक उदाहरण पर्याप्त होता है। तो ये हो गया वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। अब इसके आगे अगली हेडिंग डालेंगे वैद्युत क्षेत्र। तो अगली हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र होता है किसी आवेश या फिर आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर किसी अन्य वैद्युत आवेश को लाए जाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे तो वह उस प्रारंभिक आवेश या आवेश समुदाय का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। तो लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र, अगली हेडिंग वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन क्या है, अभी बताए थे, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का
अन्य आवेश को लाए जाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र या इसी को क्या बोलते हैं, या वैद्युत बल क्षेत्र। कभी कभी ये भी लिख के आ जाता है वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। तो वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है, ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन। इसके बाद अगली हेडिंग है वैद्युत बल रेखाएं। तो इसे मिटा देते हैं, अगली हेडिंग लिखेंगे वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होता है? किसी आवेश के, अगर किसी आवेश के पास में कोई परीक्षण आवेश या एक धन आवेश रखा जाता है किसी वैद्युत क्षेत्र में, सीधे सीधे वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई धन आवेश रखा जाता है तो वह या तो आकर्षित होता है या तो प्रतिकर्षित होता है। अगर वो मुक्त गति करने के लिए एकदम से मुक्त है, मतलब वो गति कर सकता है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आवेश, धन आवेश रखा जाता है तो वो या तो आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा। तो उसी किसी भी वैद्युत क्षेत्र में रखे धन आवेश के पथ को अगर हम देखें तो उसके पथ को लाइन से ड्रॉ करें तो वो हमें वैद्युत बल रेखाएं बना के देता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अगली हेडिंग में लिखेंगे वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाओं की डेफिनेशन क्या है? वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं होती क्या है, डेफिनेशन देख लेंगे। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई धन आवेश को रख देते हैं, एकांक धन आवेश को, ठीक है, जिसका आवेश एक कूलाम हो उसे बोलते हैं एकांक धन आवेश। ठीक है, तो एक वैद्युत क्षेत्र में अगर एकांक धन आवेश रख देते हैं तो वो किसी न किसी दिशा में जाएगा, या तो आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा। और उस आकर्षण या प्रतिकर्षण की वजह से वो जिस रास्ते से जा रहा है उस रास्ते को हम अगर एक काल्पनिक वक्र से खींचे तो उसी को हम वैद्युत बल रेखा कहते हैं। ठीक है, अब वैद्युत बल रेखाएं हो गई। अब इसके बाद हम कुछ आवेशों की वैद्युत बल रेखाएं कैसे बनती हैं वो देखेंगे। जैसे एक बार थोड़ा सा मिटा दें, जैसे अगर एक धन आवेश है, ठीक है, ये धन आवेश, और इसके चारों साइड कहीं भी अगर हम परीक्षण आवेश को रखते हैं, मान लो ये एक परीक्षण आवेश है Q जिसमें धन आवेश है एकांक आवेश का, तो ये हमेशा धन आवेश से प्रतिकर्षित होता है, दूर जाएगा। ठीक है, ये जहां भी रखा होगा ये बाहर की ओर जाएगा। ठीक है, और यहाँ अगर रख देंगे तो यहाँ से परपेंडिकुलरली बाहर जाएगा, यहाँ रखेंगे यहाँ से भी बाहर जाएगा, कहीं भी रखें ये बाहर को ही जाती है, जाएगा, प्रतिकर्षित होगा ना। धनावेश धन दूसरे धनावेश से प्रतिकर्षित होगा तो
धन आवेश की वजह से जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो लंबवत अनंत की ओर जाती हैं, ठीक है, केंद्र से लंबवत अनंत की ओर जाती हैं, ठीक है। अगर ऋण आवेश होता है यही धन आवेश की जगह पे, मानते हैं ये ऋण आवेश है, गोला बराबर नहीं है, कोई बात नहीं, मान लिया कि ये ऋण आवेश है, तो इसकी वजह से अगर परीक्षण आवेश कहीं यहाँ है तो यहाँ से ये आकर्षित होगा, क्योंकि ऋण आवेश परीक्षण आवेश में होता है धन आवेश, ठीक है, परीक्षण आवेश हमेशा धन आवेश होता है, ऋण धन एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो ये बल रेखा ये इस रास्ते से आवेश के पास पहुंचे, ये ऋण आवेश के पास इस रास्ते से पहुंचेगा, ठीक है। अगर यहाँ कहीं रखा होता है मान लो यहाँ पे, तो ये इस रास्ते से पहुंचेगा, ऐसे ही यहाँ से इधर, यहाँ से इधर इस रास्ते से, यहाँ होता तो इधर इस रास्ते से, ऐसे ही लंबवत अंदर की ओर आएगा, ठीक है, कहीं से भी अनंत से लंबवत अंदर की ओर, केंद्र की ओर, ठीक है, लंबवत केंद्र की ओर, तो अनंत से केंद्र की ओर होती है, तो धन आवेश में केंद्र से अनंत की ओर जाती हैं लंबवत, और यहाँ ऋण आवेश में अनंत से लंबवत केंद्र की ओर वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ठीक है। अगर ये दोनों धन और ऋण आपस में पास पास रखे होते हैं, ये अलग है दूर है, ये दूर है, ठीक है, बोर्ड में एक साथ बनाए गए हैं तो पास पास लग रहे हैं लेकिन दूर दूर है। अब जैसे अगर ये धनावेश मान लो यहाँ है और ऋण आवेश इसी के पास कहीं यहाँ पे ऋण आवेश है, तो फिर क्या होगा, देखो अगर परीक्षण आवेश को यहाँ कहीं परीक्षण आवेश होता तो इधर आकर्षित हो जाता, यहाँ कहीं होता तो भी इधर आकर्षित हो जाता, यहाँ कहीं होता तो इधर आकर्षित हो जाता, मान लो यहाँ कहीं है तो इसकी वजह से प्रतिकर्षित होगा और इसकी वजह से आकर्षित होगा, तो ये दिशा होगी, ठीक है। और यहाँ कहीं है तो क्या होगा, कुछ दूर तक प्रतिकर्षित होगा फिर ये आकर्षित कर लेगा, तो ये दिशा हो जाएगी। यहाँ कहीं परीक्षण आवेश है, ये प्रतिकर्षित फिर आकर्षित बाद में, ठीक है। करो गलत बन गया थोड़ा सा, ये कुछ क्या कर रहे हो यार, ऐसा, हाँ अब सही बना, तो ये ऐसे आकर्षित होगा, ऐसे ही यहाँ से ये आकर्षण और कुछ बल रेखाएं अपने रास्ते पे वैसे ही निकल जाएंगी, कुछ ये ऐसे आकर्षित हो जाएंगी, तो ऐसी बल रेखाएं बनेंगी धन और ऋण की वजह से, ठीक है। अब मान लेते हैं कि धन धन एक साथ रखे हुए हैं तो क्या होगा, धन आवेश और धन आवेश अगर पास पास रखे हैं, ये धन आवेश है और इसके पास में भी एक धनात्मक आवेश रखा हुआ है, तो यहाँ से वैद्युत बल रेखाओं की दिशा क्या होगी, तो क्या होता है कि सेम वैसे ही इधर बाहर साइड को, इधर भी बाहर साइड को, इधर भी बाहर साइड को, इधर भी बाहर साइड को, और ये वाली बल रेखाएं जाना ऐसे चाहिए था, बाकी और ये वाली वैद्युत रेखाएं जैसे ये वाली इधर जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इधर की बल रेखा है जो वो सीधी जानी चाहिए ऐसे, लेकिन इधर प्रतिकर्षण है, अगर यहाँ परीक्षण आवेश रखेंगे तो वो इस दिशा में जाएगा जरूर, लेकिन थोड़ी दूर तक जाने के बाद ये आवेश भी प्रतिकर्षित करने लगेगा, तो ये बीच का रास्ता निकालेगा ऐसे, ठीक है। तो ये बल रेखा इधर को प्रतिकर्षित हो जाएगी, ऐसे इधर वाली बल रेखा इधर को प्रतिकर्षित हो जाएंगी, तो ये बल रेखा इधर प्रतिकर्षित, ये बल रेखा इधर प्रतिकर्षित, और यहाँ भी ऐसे ही प्रतिकर्षण, और इधर की भी ऐसे ही प्रतिकर्षण, और इस आवेश में भी ऐसे ही होगा, इधर वाली ऐसे सीधी, यहाँ वाली इधर सीधी, यहाँ वाली इधर सीधी, बीच की अपनी अलग, इनमें कोई बदलाव नहीं, जो सामने आने वाली वैद्युत बल रेखा थी वो कुछ दूर तक सीधे जाने के बाद प्रतिकर्षित हो जाएगी, कुछ दूर सीधी जाएगी फिर प्रतिकर्षित हो जाएगी, ऐसे ही जो इधर से आने वाली थी वो भी प्रतिकर्षित हो गई, और जो यहाँ की हैं वो तो हो ही जाएगी प्रतिकर्षण, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं
कि ऐसा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं ऐसी बनती हैं जब दो धन आवेश पास पास रखे होते हैं। इसको अगर हम इसकी पहले आवेश से दूसरे आवेश के केंद्र को मिलाएं तो इस रेखा में एक मध्य बिंदु में, इस रेखा के मध्य बिंदु में एक बिंदु मध्य बिंदु होता है जिसे n बोले अगर, तो ये मध्य बिंदु में जो अगर हम जाते हैं वैद्युत क्षेत्र पता करने तो इस मध्य बिंदु का वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। तो कारण क्या होता है कि इस वाले आवेश की वजह से, ये दो समान आवेश हैं, ठीक है, और समान आवेश हैं तो इस आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में लगेगा इधर, और इस वाले आवेश की वजह से इधर, ठीक है, और दोनों एक बराबर लगेंगे। तो एक बराबर आवेश अगर वैद्युत क्षेत्र, एक बराबर वैद्युत क्षेत्र हैं दोनों और विपरीत दिशा में हैं तो ये इनका परिणामी 0 हो जाएगा। तो मध्य बिंदु पे कोई वैद्युत आवेश नहीं होता है, ठीक है। तो ये उदासीन बिंदु है जहां पे वैद्युत आवेश नहीं होता है। तो यही बताना था हमको। अगर ऋण आवेश होते तो भी ऐसा ही वैद्युत बल रेखा बनती, बस इसका एरो जो है वो अंदर को हो जाता, इसका भी एरो अंदर को आ जाता, और ऐसा ही विद्युत उदासीन बिंदु भी बनेगा, ठीक है। तो ये था वैद्युत बल रेखाएं, अलग अलग आवेशों के हिसाब से हमने वैद्युत बल रेखाएं खींच के बता दी हैं। अब आगे पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो अगली हेडिंग लिखेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ठीक है। तो पहले नंबर का जो गुण है वो ये कहता है कि ये रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। तो पहला गुण जो लिखेंगे, ये रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं, पहला गुण है इसका, ठीक है। ये रेखाएं लिखना, ये रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। तो ये पहला गुण है, ये रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होगी, ऋण आवेश पे समाप्त हो जाएंगी। अभी हमने जब बनाया था तब देखा था, धन से प्रारंभ होकर के ऋण वाले आवेश पे खत्म हो गई थी, ठीक है। दूसरा गुण है बल रेखाएं, दूसरा बिंदु है क्या, वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट कहता है कि वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर खींची जाती है उसकी दिशा हमेशा
यह बताती है कि अगर उस बिंदु पर कोई धन आवेश रखा होता है तो उस पर किस दिशा में बल लग रहा होता। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये हो गया सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है है कि वैद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती। वैद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती। नहीं के बाद काटती तो लिख देते हैं, नहीं काटती। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उस बिंदु पर लगने क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उस बिंदु मतलब कटान बिंदु। ठीक है, ये कटान बिंदु है, तो उस बिंदु का मतलब कटान बिंदु। तो कटान बिंदु पर लगने वाला जो बल है, या फिर कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि यह बताती हैं कि कटान बिंदु पर बल की दो दिशाएं हैं, दो दिशाएं हैं, जो कि असंभव है। ठीक है, असंभव है।